हेलो डियर लर्नर्स, आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। यस, आर यू ओके? आर यू फाइन? आई एम ऑल्सो वेरी गुड एंड फाइन एंड हेल्दी. सो in today's class we will start chapter number 4, and the name of the chapter is craft and industries. So this is a chapter name. Okay, we will learn, this is a history we are studying, and so this is a chapter name, that is craft and industries. ये chapter का name है. हम इस chapter के बारे में देखते हैं. ओके, नाम से ही देख रहे हो कि इसमें हम कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, है ना? कौन सी इंडस्ट्रीज, कैसे क्राफ्ट्स होते थे, कैसे काम किए जाते थे, कैसे पहले के टाइम पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ था, कैसे इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे. आई होप आप लोग एक्साइटेड हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में, इसकी गारंटी मेरी है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. शेल वी स्टार्ट? ओके. प्री ब्रिटिश पीरियड. ठीक है, ड्यूरिंग मुगल टाइम. ठीक है, प्री ब्रिटिश, ब्रिटिशर से पहले मुगल्स थे. During Mughal time, different crafts and industries flourished at different centers. ठीक है, जगह जगह इन्होंने इनका फ्लोरिशमेंट हुआ. ठीक है, किनका? मुगल के टाइम पे क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज का. ठीक है, आप तो देखते हो हमारे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई उसके बाद इंडस्ट्रीज काफी ग्रो हुई है. बट अगर हम और बाकी कंट्रीज में देखें, वहां काफी पहले से इंडस्ट्रीज का अच्छा खासा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था. At the time there was no concept of formal industrial system. उस टाइम पे of course कोई formal industrial system नहीं था. In India, during domestic industrial, rural cottage industry and royal workshop produced a variety of quality goods. The handicraft of India enjoy a worldwide reputation for excellence. But India का उस टाइम पे भी जो एक तरीके से handicraft था ना, वो बहुत अच्छा था. बहुत वर्ल्ड्स में उनका एक्सपोर्ट हुआ जाता था. ठीक है, आपको पता है इंडिया का हैंडीक्राफ्ट आज के टाइम पे भी बहुत फेमस है. वो भले ही एक्सपेंसिव जरूर होता है, उसमें मेहनत बहुत लगती है, बट उसकी वैल्यू बहुत है. ओके, बट द ब्रिटिश रूल ब्रोक डाउन द होल सेटअप ऑफ इंडियन सोसाइटी. बट जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो इंडिया में जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज ग्रो हो भी सकती थी, वो भी बिल्कुल खत्म कर दी, और अपनी इंडस्ट्रीज, अपने को प्रमोट, अपने को ग्रोथ करने पे उन्होंने पूरा फोकस किया. फिर हम देखते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर. किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया उसको. मुगल्स के टाइम पे तो थोड़ा बहुत इंडिया में था, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने वो चीजें रोकने की कोशिश की और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने पे फोकस किया. ड्यूरिंग 1600 to 1757, यूरोपियन कंपनीज एक्सटेंसिवली परचेस गुड्स फ्रॉम इंडिया. उस टाइम पे क्या करते थे, जो भी कंपनीज थी वो इंडिया से ये सारी चीजें परचेज करती थी. इंडिया रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर इन 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 एक्सचेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स. ठीक है, गुड्स की क्वालिटी में इंडिया को काफी ये सारी चीजें मिलती थी. सोचिए आप उस टाइम की इंडिया इकोनॉमी कितनी कितनी फ्लोरिश और कितनी अच्छी थी, है ना? कि बाहर की कंट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं, करना चाहते हैं, इसमें सेटअप होना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ यहाँ पे दिख गई थी. ठीक है, यूरोपियन कंपनी सेट अप फैक्ट्रीज एंड रिसीव्स कंसेशंस. ठीक है, उनको सेटअप किया और कंसेशंस भी मिलने लग गए. ऑल द कंपनीज एम एट lucrative ट्रेड विद इंडिया. हर कोई इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता था. ठीक है, From 1764 onwards, the Britishers steadily increased their political control over subcontinents. ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने का कंट्रोल रहा उन टाइम पीरियड्स पे. दिस सर्व्ड एन इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑल्सो. ठीक है, फिर हम आप देखते हैं कि किस तरीके से ये ब्रिटिशर्स ने तो सारी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर लिया. अब देखते हैं हम क्या चीजों के बारे में देखते हैं. हाँ, द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स वॉज वेरी हाई. उस टाइम पे इंडियन गुड्स की डिमांड क्या थी? बहुत हाई. दैट मीन्स कि इंडियन गुड्स को लोग लेना चाहते थे. स्पेशली टेक्सटाइल वॉज इन ग्रेट डिमांड. टेक्सटाइल क्या थी? काफी अच्छी डिमांड उसकी थी. ठीक है, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स वॉज नॉट एबल टू कम्पीट विद द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स.
ठीक है, जो इंग्लिश उस ब्रिटिशर्स थे वो उससे कम्पीट भी नहीं कर सकते थे। सोचिए इंडियन प्रोडक्ट्स की कितनी वैल्यू थी, कितनी अच्छी उनकी क्वालिटीज थी। दे ट्राई टू फोर्स देयर गवर्नमेंट टू इम्पोज बैरियर ऑन द चीप इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वो चाहते थे कि कैसे ना कैसे करके इनके गुड्स पे कोई ना कोई बैरियर, कोई ना कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाए ताकि हम अपने गुड्स को बेच पाए। तो ये सारी चीजें देख रहे ब्रिटिशर्स ने हर वो कोशिश की कि इंडिया का इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन हो जाए और हम उन पे किस तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा पाए। फिर हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। क्या कॉजेज रहे इंडियन हैंडीक्राफ्ट आगे ग्रो नहीं हो पाया? सबसे पहला कॉज क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो आर्टिस्ट थे वर फोर्स टू मेक मटेरियल दैट दे वर डिमांडेड ऑन प्राइस कोड बाय द ब्रिटिश विच विल नॉट मीट द एंड ऑफ आर्टिस्ट। उस टाइम वो कुछ ऐसा प्राइस टैग लगा देते थे कि आपको इसी प्राइस पे वो बनाना है, बट इतने में वो आता नहीं है ना, काइंड ऑफ प्रेशर उस पर वो बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा आपको ये 10 रुपए में ही बना के देना है मुझे, बट उसमें जो मेहनत, उसकी जो चीजें थी वो 10 रुपए की जगह कम से कम 15 रुपए में वो बन पाता। पर ब्रिटिशर उनको फोर्स करते थे आपको उसी टाइम में, उसी कॉस्ट में बना के देना है हमें। ठीक है, द पॉपुलैरिटी एंड डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स वॉज थ्रेड। जैसे ही मशीन्स आ गई इंग्लैंड में, क्योंकि मशीन प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा लेना पसंद करते थे, मशीन से बनी हुई चीजें ज्यादा लेना पसंद करते थे एज कंपेयर टू जो हैंडीक्राफ्ट था इंडिया का। ठीक है, इंडियंस लोग जो यूज कर रहे थे, ठीक है, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट था। Since the British government took a step to check the inflow of Indian goods by imposing heavy tax, देखिए उसमें क्या कर दिया उन्होंने, हेवी टैक्स लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि उनको बेस्ट इंडियन की जो चीजें थी, इंडियन के प्रोडक्ट्स को वो रोकना चाहते थे और अपने प्रोडक्ट्स को वो बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, the support of Indian rulers, nobly and zamindar were lost because they have made to lose their power by Britishers। ठीक है, जमींदार का उनको कोई सपोर्ट नहीं था, उनको कहीं फाइनेंशियल फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड नहीं थी, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था, उनका कोई सिस्टम ही नहीं था, तो कैसे उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर पाती? ऑफ कोर्स इसलिए वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की एकदम डाउन चली गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ। आप इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि पहले के टाइम पे सब चीजें ऐसी बनती थी हाथ से, पर जैसी मशीनरीज आई, देखिए मशीन आने से बहुत बेनिफिटेड हुआ लोगों को भी। पहले लोगों का काम बहुत ज्यादा होता था, टाइम बहुत लगता था, एनर्जी बहुत लगती थी, पर मशीन आने से चीजें बहुत फास्ट हो गई, है ना, लोग और उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी हो गई, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स अब एक सेम पैटर्न की चीजें अगर हमें कुछ बनानी है तो उसमें मेहनत भी बहुत लग रही थी, टाइम भी बहुत लग रहा था, पर मशीन आने से वो सारा का सारा काम बहुत ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग हो गया। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से आप समझ पा रहे हो, कुछ इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज की न्यू न्यू मशीनरीज आई, साइंस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, न्यू मशीनरीज आई। ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, इजी चैप्टर है ना, मजा आ रहा है ना, कुछ डाउट तो नहीं लग रहे? आई होप नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, इन इंडिया, इन यूरोप द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। कब शुरू हुआ? 18th सेंचुरी में। इट हैड अ बिग हिस्टोरिकल इफेक्ट्स। उसका क्या इफेक्ट? बहुत बड़ा इफेक्ट था। इट हैड अ बिग हिस्टोरिकल इफेक्ट। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया बहुत चीजें चेंज हो गई वर्ल्ड में, है ना, जो लोग पहले और जहां पे जितनी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उन कंट्रीज आज के टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज है, एंड वी आर स्टिल डेवलपिंग, हम अभी भी डेवलपिंग पोजीशन में हैं। और कुछ कंट्रीज है जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, वहां पे अभी भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से इफेक्ट हुआ। ठीक है, इट हैज अ बिग हिस्टोरिकल इफेक्ट, इट चेंजेस द वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑफ कोर्स उससे जो वे ऑफ प्रोडक्शन गुड्स का वो अलग डिफरेंट हुआ, लीडिंग टू डीपर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। सोशल इकोनॉमिक चेंज आया, ऑफ कोर्स इकोनॉमी पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। अब हम ज्यादा कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्ट बना के और अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना के बेच पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो हमारी कंट्री के लिए फायदा है, हमारी कंट्री ग्रोथ हुई, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हुई, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इफ आई से इन अ स्पेसिफिक टर्म। Okay, during this period there were a transaction from handmade to machine made product। किससे ट्रांजेक्शन, किससे चेंज हुआ? पहले हैंडमेड चीजें बनती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से वो सारी चीजें किसमें बन गई? किसमें? मशीन बेस्ड। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज डन बाय मशीन्स। ओके,
because of the invention of new machines. Due to invention of new machines, everything is made by now machines. ठीक है, the steam engine, the spinning jenny and the cotton mills was few instances of machines of revolution of productions. अलग अलग मशीनरीज उस टाइम इन्वेंट होनी शुरू हुई. The industrial revolution led to the improvement of standard of living as goods become cheaper. अब क्या हो गए चीपर, क्यों हो गए गुड्स? क्योंकि अब देखो जो चीजें बन रही थी उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, एफर्ट्स भी नहीं लग रहे थे, तो चीजें वो सस्ती होगी. अब जिसमें टाइम एफर्ट ज्यादा लगेगा, ऑफ कोर्स जो हैंडमेड चीजें होगी वो महंगी होगी, ऑफ कोर्स. तो इसलिए क्या हो गया, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी वैल्यू कम हो गई, और जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, जहां जिस जिस कंट्रीज में मशीनरीज वगैरह थी उनका प्रोडक्शन काफी बढ़ गया. ओके, पीपल बिगेन टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टाउन इन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफर. ठीक है, लोग अपने रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना शुरू हुए. क्यों? क्योंकि उनको लगा वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को. तो इंडस्ट्रीज आने से काफी पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं और काफी नेगेटिव चेंजेस भी हुए. पॉजिटिव चेंजेस आर लाइक दैट now the quality of production increases, there is no such hard work is there, machineries are there, है ना. Now the employment or new employment opportunities also created, but negative effect is that our handmade industries were being in decline. Okay, the workers who does not have any skills, they cannot able to get job easily. So all these say कि everything has positive and negative effect. There is nothing like that कि everything is positive. No, if something is there, so negative and positive is there of that. Okay, in town and एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वॉर प्लेंटीफुल. टाउन में क्या बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए लोग स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू टाउन इन सर्च ऑफ जॉब्स. बट राइज ऑफ पॉपुलेशन इन टाउन वॉज नॉट मैच्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर. बट जैसे ही पॉपुलेशन राइज होने लगी, अब जो अर्बन एरियाज में तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड है, अब सब लोग इधर ही आ जाएंगे तो कैसे वो अपनी सारी नीड्स को कैटल कर पाएंगे, है ना. फैक्ट्रीज वर्कर्स लिव इन पुअर कंडीशन. जो फैक्ट्रीज वर्कर्स थे वो काफी पुअर कंडीशन हो गए उनकी. ठीक है, वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, उनको काफी लंबे समय तक काम करना पड़ गया. एंड देयर सैलरीज वर वेरी लो, सैलरी कम, काम ज्यादा. सो हाउ मच प्रेशर दे आर फेसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. डिजीजेस स्प्रेड बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन. उस टाइम डिजीजेस काफी बढ़ने लगी. चिल्ड्रंस वर बी ऑल्सो एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड कंडीशन इन अ पुअर. उनकी बच्चों की कंडीशन भी काफी पुअर थी. ठीक है, सैलरीज बहुत कम मिल रही थी, काम बहुत ज्यादा हो रहा था, ये सारी चीजें हुई. ठीक है, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कब हुआ, कैसे हुआ, वो हम देखते हैं. इन इंडिया द मिजरेबल कंडीशन ऑफ प्लीजेंट एंड आर्ट्समैन फोर्स टू ब्रिटिश टू टेक एक्शन टू रिजॉल्व द कंडीशन एंड इफेक्ट ऑफ क्राफ्टमैन. जैसे ही उन ब्रिटिशर्स को लगा कि इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, in 1880 the feminine constitution was set up. It was recommended the rivalry of Indian cottage industry. उन्होंने फिर कुछ ऐसे प्लान्स बनाए कि इनके लिए भी काम हो, इनकी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाए. ठीक है, एज पर द डिमांडेड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सेटअप. फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डिपार्टमेंट बनाया कि जो हमारी ये सारी चीजों को मैनेज कर पाए. ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस गुड्स को किया. जब स्वदेशी मूवमेंट आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने हमारी जो इंडियन चीजें थी उनको प्रमोट करने पे बल दिया. तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, आपको पता है. ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कैसे ग्रोथ हुआ. टेक्सटाइल मतलब जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उसका कैसे ग्रोथ हुआ. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. इस पिक्चर को और आज की पिक्चर को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हाउ मच डेवलपमेंट इंडिया इज गोइंग थ्रू. Like in that point of time, there is no such development is there. But now we have lots of machine, lots of facilities are there. ठीक है. The practice of spinning and weaving of cotton was done very old like these crafts. ठीक है, काफी पुराना ये है हमारा कॉटन बनाना, ये सारी चीजें. It originally can track back to Harappan civilization. The evidences of spin meals and pieces of clothes indicate that the people Harappa civilization knew how to weave and ये. ठीक है, हड़प्पन civilization में भी ये सारी चीजें मिली थी. सोचिए, तो उस टाइम पे भी लोगों को पता है कैसे बुनाई घड़ाई करनी है. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जूट सिल्क की. उस टाइम पे भी जूट सिल्क की अवेलेबिलिटी थी, तो लोग कपड़े पहनने के लिए अपना खुद बनाया करते थे. ठीक है, फिर हम देखते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंडियन सिल्क.
आपको पता है ना, इंडिया में जो भी चीजें होती थी ना बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी होती थी। इसी का तो ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया, वो यहाँ की चीजों को एक्सपोर्ट करने लग रहे थे। ठीक है, वेरियस कॉटन फैब्रिक टू अदर कंट्रीज, फाइन मुस्लिम क्लोथ्स ऑफ बंगाल बिहार। देखिए जो हमारे यहाँ के जो फेमस क्लोथ्स होते थे ना, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की कुछ स्पेशलिटीज थी उनको उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, फिर आपको पता है जमशेदजी टाटा सेटअप एम्पायर मिल इन नागपुर in 1867. Some entrepreneur was bold and went ahead of establishment industry. कुछ ऐसे हमारे लीडर्स थे जिन्होंने उस टाइम पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप की और जिनका आज नाम आप काफी फेमसली जानते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे इंडिया की। ठीक है, ये भी देखिए, द फर्स्ट कॉटन मिल वाज ओपन इन इंग्लैंड इन 1742। देखिए छोटी छोटी डू यू नो लिखे होते हैं ना, कहीं कहीं स्किप हो जाए तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आर्टविट इन्वेंटेड द व्हील ऑफ पावर एंड लूम, इतने स्टीम इंजन का उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे डू यू नो में लिखे होते हैं। तो जमशेद टाटा वॉज, आपको पता है ना हमारी जो स्टील इंडस्ट्रीज के ये एक फाउंडर रहे जमशेद जी टाटा, है ना। ही वॉज अ विजनरी एंड एस्टैब्लिशमेंट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में। देखिए उन्होंने हमारी ये इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। देखिए उस टाइम पे उन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट किया, देख सकते हैं तो आपने। ठीक है, फिर देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस नहीं रही थी। द इंडस्ट्री वॉज स्टैब्लिश अंडर द यूनिफॉर्म एंड लिमिटेड टू सर्टेन टाइप्स ओनली, एक लिमिटेड थी। द एम ऑफ स्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज बाय ब्रिटिशर वॉज टू अर्न प्रॉफिट। ब्रिटिशर्स क्यों ये इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने पे फोकस करते थे, उनको अपना प्रॉफिट बेस कमाना था। दे एम टू बाइंग रॉ मटेरियल एट लो प्राइस एंड पेइंग लो वेजेस। वो लोग देखिए यहाँ से सस्ता सामान खरीदना था और वर्कर्स को भी लो वेजेस देनी थी और अपने वहां जाके काफी महंगा बेचना ताकि उनको प्रॉफिट अर्न हो पाए। दे इग्नोर बेसिक इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। देख पा रहे हो आप, उन्होंने उस टाइम ये इंडस्ट्रीज पे वर्क ही नहीं किया। इंडियन इंडस्ट्रीज वाज नॉट गिवन एनी प्रोटेक्शन, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था। दे आर फोर्स टू सेफ, दे आर फोर्स टू फेस स्टिफ कंपटीशन। उनके साथ काफी बड़ा, और क्योंकि बाकी कंट्रीज में उस टाइम की फैसिलिटीज एडवांसमेंट बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू इंडिया के। ठीक है, तो उनको काफी चीजें फेस करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट एटीट्यूड वाज आल्सो वेरी पार्शियल एंड हॉस्टाइल। गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा रोल नहीं रहा था ये चीजों को करने में। स्ट्रिक्ट लॉज वॉज देयर, वॉज सैंक्शन लोन्स। देखिए लोन्स वगैरह भी उनको नहीं मिल पाते थे, ब्रिटिशर्स के सब फेवर में थे, तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स कहते थे वही वो मानते थे। ठीक है, ये चीजें हमने देखी कि किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया और हमारी किस तरीके से इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन हुए। तो ये छोटा सा चैप्टर था, इजी से चैप्टर था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो, समझ में आया हो सारी चीजें। यस, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।